इस वीडियो में आपकी बुक 2 के चैप्टर 3 इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे एंड नॉट ओनली दैट, क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी। तो जैसे जैसे हम आंसर्स करेंगे साथ ही साथ बहुत सारे आपके कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होते चलेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वैल्यूएबल वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे तो नहीं कहीं मिलने वाला। So guys, if you want to make sure कि आपके आए 40 out of 40 in your term 2 political science board exams, make sure you watch this video, subscribe to my channel and share it with as many people as you can. Without wasting any more time, let's start the video. Hi everyone, this is Gitanjali and welcome to Education Vitamin. ये चैप्टर जो है आपका इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, इट इज कमिंग फॉर 8 मार्क्स इन योर टर्म 2 बोर्ड एग्जाम्स। ये तो आपको पता ही है। अब ये चैप्टर जो है बात करता है कोलिशन पॉलिटिक्स की, 1989 और उसके बाद की जो पॉलिटिक्स में चेंज आया 1990s के बाद, कि कैसे बाई पार्टी से मल्टी पार्टी सिस्टम कोलिशन एरा इंडिया में स्टार्ट हुआ, उसकी ये बात करता है। कोलिशन के क्या क्या बेनिफिट्स थे, क्या क्या नुकसान थे, उस टाइम पे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, चाहे वो हो मंडल कमीशन या हो द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद एंड द अयोध्या वाला सीन। दोनों ही जो ये चैलेंजेस थे, ये अपने आप में बहुत ही बड़े चैलेंजेस थे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने। इसके अलावा जो है एनडीए और यूपीए, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्स्ट्रा मटेरियल में दिया हुआ है सीबीएसई ने आपको। तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको अपने सीबीएसई के एक्स्ट्रा मटेरियल को भी पढ़ना है। उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल दी है, दोनों बुक्स का कंबाइंड वीडियो है, पहले उसको जरूर देख लेना। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है एनालाइज द चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ लॉन्ग फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको लिखना क्या है। Analyze the changes that took place during a long phase of coalition politics in India since 1989। कि 1989 के बाद जो coalition politics का हमारा एक बहुत ही लंबा दौर चला है, बहुत ही लंबा फेज चला है, उस दौरान ऐसे कौन कौन से चेंजेस हुए हमारे पॉलिटिकल सीन में इंडिया के, उनको आपने एनालाइज करना है। So how would you start your answer? There were a lot of changes that took place towards the end of 1980s in the political field. These were, number 1, the Congress won only 197 seats in the 1989 elections. वो कांग्रेस जो सिंगल मेजॉरिटी के साथ जीतती थी आज तक, सिर्फ और सिर्फ 197 सीट्स आई उसकी 1989 के इलेक्शंस में। And even after being a majority party, it decided to sit in the opposition. सबसे पहला चेंज तो ये था। दूसरा, द नेशनल फ्रंट, जो कि एक अलायंस था जनता दल का और कुछ रीजनल पार्टीज का, उसने एक पहली कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म की विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट। तो यहां से जो है मल्टी पार्टी सिस्टम जो है शुरू हुआ इंडिया में, यहीं से कोलिशन गवर्नमेंट की स्टार्टिंग हुई। अगर कोई एक क्वेश्चन भी मैंने आपको एंड में दिया हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स का एरा इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ था विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फ्रंट। नेशनल फ्रंट में कौन कौन किस किसने बनाया था ये, अगर कोई 2 मार्कर आ जाता है, जनता दल, सम रीजनल पार्टीज, उसके साथ साथ सपोर्ट था बीजेपी का और लेफ्ट फ्रंट का। देखिए, मैं आपको जो है 2 मार्कर्स इस चैप्टर के नहीं करा रही हूँ, क्योंकि जो ये बड़े बड़े आंसर्स हैं, इन्हीं में से जो पॉसिबल 2 मार्कर्स है वो आप खुद भी बना सकते हो, और मैं आपको गाइड भी करूंगी कि कहाँ कहाँ पॉसिबल 2 मार्कर्स आपके आ सकते हैं। सो द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगैन इन इंडिया। 1989 से लेकर 2014 तक नो सिंगल पार्टी कुड सिक्योर अ क्लियर मेजॉरिटी। हर एक पार्टी जो है इट वुड फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स। तो क्या होता था कि पार्टी साथ में मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म करने लगी, किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी 1989 से लेकर 2014 में नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था इस कोलिशन एरा का। द मंडल इशू बहुत बहुत बहुत, जितना मैं बहुत लगाऊं, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको जरूर करके जाना है आपने इस चैप्टर में से। मंडल कमीशन का आना और उसने जो गाइडलाइंस दी थी उनको इम्प्लीमेंट करे जाने के बाद देयर वाज
यू नो लॉट ऑफ अप्रोर। ओके, बहुत सारी पार्टीज इसको जो है बहुत ज्यादा पब्लिक ने रिटेलिएट किया इसके अगेंस्ट। तो ये इशू स्टार्ट हुआ था विद द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट्स। जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कोलिशन गवर्नमेंट, उसने क्या किया कि मंडल इशू के जितने भी सजेशंस थे उनको इम्प्लीमेंट किया 1990 में। एंड दिस इशू प्लेड अ वेरी बिग रोल इन द शेपिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये अगर क्वेश्चन 4 मार्कर्स में आता है तो आपको पता है आपको क्या क्या पॉइंट्स अब लिखने हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट वाज द मंडल इशू, इसी को ही अब डिटेल में कर लेते हैं। तो मंडल इशू 2 मार्कर में आए, 4 मार्कर में आए या 6 मार्कर में आए, यू शुड नो व्हाट यू हैव टू राइट। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द मंडल इशू, ये 2 मार्कर्स में आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको इसी आंसर का वो पार्ट बता दूंगी कि इतना लिख देना। 4 मार्कर में कैसे आ सकता है, व्हाट वाज द मंडल इशू, हाईलाइट द मेन रिकमेंडेशंस। तो इसकी रिकमेंडेशंस भी आपसे पूछ लेंगे। तो 2 मार्क्स का मंडल इशू है और 2 मार्क्स की इसकी रिकमेंडेशंस हो गई। टोटली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे मंडल कमीशन को। The dispute between the supporters and the opponents of OBC reservations was known as the मंडल issue। देखो, मंडल इशू और मंडल कमीशन रिलेटेड टर्म्स है पर अलग टर्म्स है। मंडल कमीशन उस कमीशन का नाम था जिसको बनाया गया था टू टू मेक श्योर कि ओबीसीज को रिजर्वेशन मिले। उसकी रिकमेंडेशंस को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो जो उसको अपोज किया गया उसको हम जो है मंडल इशू कहते हैं। तो जो लोग ओके कह रहे थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और जो लोग ये कह रहे थे कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, उनके बीच में जो डिस्प्यूट हुई है उसको हम मंडल इशू का नाम देते हैं। It followed the decision of the National Front government in 1990 to implement the recommendations of the Mandal Commission that jobs should be reserved for the OBCs। तो मंडल कमीशन की जो मेन रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो ओबीसीज हैं, ओबीसीज मतलब जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, कास्ट्स हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए जॉब्स के अंदर। दिस कमीशन वॉज हेडेड बाय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम बड़ा था। इट वॉज सेटअप इन 1978 टू इन्वेस्टिगेट अभी इसको सेटअप क्यों किया गया था, इसको सेटअप किया गया था टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। कि भाई अलग अलग सेक्शंस में जो है किस लेवल की एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है वो आपको हमें रिपोर्ट देनी है। और इन क्लासेस को जो है कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, बाकी जो क्लासेस है अपार्ट फ्रॉम दी एससीज एंड एसटीज, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए इसको जो है बनाया गया था। तो अगर 2 मार्कर्स में आता है तो दिस इज व्हाट यू विल राइट। अब इसकी मेन रिकमेंडेशंस कर लेते हैं। द 2 मेजर रिकमेंडेशन। अब सिर्फ रिकमेंडेशन पे भी क्वेश्चन अलग से 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, और कंबाइन कर देंगे तो बन गया 4 मार्कर। 2 major recommendations of the Mandal Commission were: number 1, it recommended reserving 27% seats in the educational institutions। आज भी आप देखेंगे कहीं भी competitive exam आप देने जाएं, कहीं भी college admissions में 27% सीट्स जो है वो ओबीसीज के लिए रिजर्व होती हैं। तो ये कहाँ से आई थी, ये मंडल कमीशन की ही रिपोर्ट में इनको सजेस्ट किया गया था। तो it said it recommended reserving 27% of the seats in educational institutions and government jobs for backward classes। It also made many other recommendations जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, ओबीसीज की कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन जो मेजर रिकमेंडेशन थी वो थी कि 27% सीट्स को आप ओबीसीज के लिए रिजर्व करो इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा इन्होंने बोला कि फाइनेंसिंग, जो भी ओबीसीज के वेलफेयर प्रोग्राम्स आप चलाएं, गवर्नमेंट को जो है ओबीसीज के वेलफेयर प्रोग्राम्स रन करने चाहिए और उनको फाइनेंस करना चाहिए। फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स स्पेशली मेंट फॉर द ओबीसीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थी इनकी मेजर 2 रिकमेंडेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। डिस्क्राइब एनी 2 डेवलपमेंट्स विटनेस्ड बाय इंडिया आफ्टर 1990। देखो, 2 कोई भी डेवलपमेंट की आपने बात करनी कि ऐसा क्या हुआ था 1990 के बाद मेजरली, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में। तो आप क्या लिखेंगे, द 2 डेवलपमेंट्स वर: नंबर 1, एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम क्या था, ये हम बुक 2 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स में कांग्रेस सिस्टम क्या था, जब कांग्रेस जो है
पूरी मेजोरिटी के साथ जीतती थी, उसको अपोज करने के लिए कोई पार्टी सामने नहीं आ पाती थी. इट वुड हैव एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शंस. लेकिन 1989 के इलेक्शंस में द कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड. इसको मिली सिर्फ 1. ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस में भी आ सकता है. एंड टॉकिंग अबाउट कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, आई वुड बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जिसमें दोनों बुक्स के कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस जो है मैं कवर करूंगी. वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इन इलेक्शंस में कांग्रेस को मिली सिर्फ 197 सीट्स एज कंपेयर टू 415 इन 84. तो इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे 84 में, उसको 415 सीट्स मिली थी, अब उसको सिर्फ 197 सीट्स मिली. So the elections of 1989 marked the end of the Congress system. तो सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है 1989 के बाद या 1990s के बाद, वो थी कि कांग्रेस की जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, जो कांग्रेस सिस्टम जिसको कहा जाता है, उसका अंत हो गया. नंबर 2, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो ये जो थे राजीव गांधी ने इनको जो है इनिशिएट किया था, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म में. इन्होंने जो है दे चेंज्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट वाज परस्यूड सिंस इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस के बाद से आपको पता ही है कि धीरे धीरे कैसे, जो भी मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे से पता होगा कि धीरे धीरे कैसे जो है इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया गया. स्टार्टिंग में जो है पब्लिक सेक्टर के अंडर मेजर चीजें रखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 1990s के बाद बढ़ा दी गई. Additional sectors that were reserved for public investments were opened for the private investment. तो ये बहुत बड़ा एक चेंज था इकोनॉमी के लिए, और बहुत लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया. दे वर वाइडली क्रिटिसाइज्ड बाय मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. तो एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम एंड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. अगले क्वेश्चन की बात करें तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया. अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि इनका जो पॉलिटिकल राइज था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे कंट्री में. So you will write that after the decline of Congress's support to the backward castes, a space for non-Congress parties to get the support of OBC was created. अब देखो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने SC/STs को सपोर्ट किया था, लेकिन नॉन कांग्रेस ने क्या बोला कि ठीक है ओबीसीज को अब हम सपोर्ट करेंगे. उनको मौका मिल गया ओबीसीज के सपोर्ट को अपने वोट बैंक में क्रिएट करने का. उनको एक अच्छा जो है इशू मिल गया इलेक्शंस के लिए. Many parties like the Bharatiya Kranti Dal and Sanyukt Socialist Party, which were part of the Janata Party, had a powerful rural base. अब देखो जो जनता पार्टी के अंदर बहुत सारी पार्टीज थी, तो उनमें से जो 2 पार्टीज थी, भारतीय क्रांति दल एंड संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, वो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूरल बेस था. उनके बहुत ज्यादा गांव की तरफ उनका बहुत ज्यादा होल्ड था, एंड स्पेशली अमंग सम सेक्शंस ऑफ द ओबीसी. तो यहां से इनको बहुत तगड़ा जो है सपोर्ट मिला. इसके अलावा 1980s में जो डिसीजन था नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन, राइट, मंडल कमीशन ने भी ओबीसी के रिजर्वेशन की बात की, ठीक है. तो इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करने के लिए. और उसके अलावा आप लिखेंगे कि 1980s also saw the emergence of many parties like Bahujan Samaj Party that sought better opportunities for OBCs in the spheres of education. तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज भी बन के आई जिनका मुद्दा ही था कि आप ओबीसीज के जो है उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज दीजिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में, रिप्रेजेंटेशन में हो, वगैरह वगैरह. तो ये सारा, दिस इज हाउ ओबीसीज का जो पोजीशन था उसने इम्पैक्ट किया इंडियन पॉलिटिक्स को. अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच सेज ट्रेस द इमर्जेंस ऑफ बीजेपी एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स. की इमरजेंसी हटने के बाद बीजेपी कैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी के रूप में उभर के आई, आपको उसको ट्रेस करना है, मतलब जो डेवलपमेंट थी उसको बताना है. So what will you write? You will start your answer like this कि after emergency भारतीय जनसंघ had merged into the जनता पार्टी. भारतीय जनसंघ जो था जनता पार्टी के साथ मर्ज हो गया, दोनों ने एक ही पार्टी बना ली. After the fall of जनता पार्टी and its breakup, लेकिन जनता पार्टी का भी ब्रेकअप हो गया.
जो सपोर्टर्स थे जनसंघ के, दे फॉर्म द भारतीय जनता पार्टी. सो इट वाज born आउट ऑफ जनता पार्टी ओनली. बीजेपी adopted a broader political platform than जनसंघ. जनसंघ का जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो बहुत छोटा था, उनका प्लेटफॉर्म छोटा था, लेकिन इन्होंने जो है गांधीयन सोशियोलॉजी को अडॉप्ट किया. बट इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली 1980 और 1984 के इलेक्शंस में. स्टार्टिंग में इनको ज्यादा अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. फिर बीजेपी ने इट स्टार्टेड परस्यूइंग द हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी फॉर मोबिलाइजिंग द हिंदूज आफ्टर 1986. तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया फ्रॉम गांधीयन सोशियोलॉजी टू हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और हिंदूज को मोबिलाइज करने के लिए 1996 में जो है बीजेपी की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जिसको आप एनडी भी बोल सकते हो, इट वाज फॉर्म फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लेकिन it collapsed as it could not get the support in the vote of the छोटे. एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी थी 1996 में बीजेपी की, अभी तक एनडीए नहीं बना था, ठीक है. बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई थी लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल पाई. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये लोग नहीं जीत पाए लोकसभा में. ना 1998 से लेके मार्च 1998 से लेकर अक्टूबर 1999 तक बीजेपी ने जो है बाकी पार्टीज के साथ मिलकर बनाया एनडीए, विच वाज द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसी अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी. और 1999 में ही एनडीए 2 जिसे हम कहते हैं, इसने अपनी फुल टर्म को कंप्लीट किया. पहले नहीं कर पाए थे, दूसरी बार में इन्होंने अपनी फुल टर्म को कंप्लीट किया फ्रॉम 1999 टू 4. ओके. इसके बाद फिर से 2014 में एनडीए 3 के रूप में और 2019 में इन द फॉर्म ऑफ एनडीए 4 इलेक्शंस, बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी केम टू पावर विद अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स. तो ये था इसका राइज बीजेपी का. अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. डिस्पाइट सिवियर कॉम्पिटिशन अ कंसेंसस. कंसेंसस का मतलब होता है जब हम किसी पॉइंट पे अग्री करते हैं. A consensus appears to have emerged among most parties. कि भाई पार्टीज के बीच में इतना कंपटीशन है, पॉलिटिक्स है, लेकिन कुछ चीजों को लेके पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस भी है, कोई कॉमनैलिटी है. तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जहां पे कंसेंसस है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि कोalition एरा के पॉजिटिव साइड्स बताओ, ठीक है. इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन है कि कोalition एरा के पॉजिटिव साइड्स, व्हाई इज इट कंसिडर्ड अ बून, आपको बताना है. तो उसमें पार्टीज की आइडियोलॉजी अलग, मतलब अलग अलग पार्टीज होने के बावजूद, अलग अलग सोच और धाराएं होने के बावजूद, जो है विचारधाराएं होने के बावजूद भी कुछ पॉइंट्स पे हर पॉलिटिकल पार्टी सहमति अपनी दिखाती है. अपने इनका जो अग्रीमेंट है वो होता है. तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हाउ विल यू राइट योर आंसर? लेट्स सी दैट. Despite their conflicts and disagreements, all political parties they agree over the following elements. Number 1, agreement on new economic policies. तो बहुत सारे ग्रुप्स ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी इन द राजीव गांधी एरा, उस वक्त अपोज किया था. बट काफी सारी पार्टीज जो है उनको सपोर्ट भी करती हैं. दे बिलीव कि इन पॉलिसीज की वजह से जो हमारी कंट्री है, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी जो कंट्री है वो एक प्रॉस्परस कंट्री बन सकती है, एंड अ स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक पावर इट कैन अटेन इन द वर्ल्ड. तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है हमें एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने की दारोमदार रखती हैं. दिस इज व्हाट दे फर्मली बिलीव इन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट. कि बैकवर्ड कास्ट के जो जो क्लेम्स हैं कि उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, सोशली वो बैकवर्ड हैं, उन क्लेम्स को इन्होंने एक्सेप्ट किया. Political parties have recognized that these claims need to be accepted. कि वाकई में जो है backward caste के जो claims है they are true, and as a result they now support the reservation of seats for the backward classes. जो मंडल कमीशन की जो recommendations थी उनको फिर इन लोगों ने support किया in both education as well as employment. पॉइंट नंबर 3 पे अगर आ जाए तो एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज.
ये जो स्टेट लेवल पार्टीज का रोल है, इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट लेवल पार्टीज ने क्या रोल प्ले किया है, क्या उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे देश की पॉलिटिक्स में। तो इसको सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, जो रीजनल पार्टीज हैं, जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं, वो वाकई में हमारी गवर्नेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड नेशनल पार्टीज इज बिकमिंग लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट। State level जो parties हैं, they are sharing power at the national level and they have played an important role in the country's politics of last 20 years or so. Last point में आप लिखेंगे emphasis on pragmatic considerations rather than ideological. अपनी ideologies को छोड़कर जो है पार्टीज एक साथ आती हैं एंड पॉलिटिकल अलायंसेस विदाउट आइडियोलॉजिकल, अगर आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट ना भी हो तो भी पॉलिटिकल अलायंस जो है वो फॉर्म किया जाता है। कोलिशन पॉलिटिक्स का जो फोकस है, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस टू पावर शेयरिंग अग्रीमेंट्स, कि भाई आइडियोलॉजीज मैच हो ना हो, पावर जरूर हम शेयर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉमन एरिया, पावर शेयरिंग जो है एक बहुत बड़ा कॉमन एरिया उभर कर आया। तो ये चारों पॉइंट्स आप इस आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू इम्पोर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 1990s। इसकी बात मैं आपको स्टार्टिंग में भी मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने आए 1990s में। सबसे पहला था द मंडल इशू। So you will write that the two important challenges faced by Indian politics were, number one, Mandal issue. It was one of the most prominent challenges faced by Indian politics. हुआ क्या था? Then you will explain that the new National Front government, जो कि पहली coalition government थी in 1990, it implemented the recommendations of the Mandal Commission. इन लोगों ने इसकी recommendation को implement कर दिया। It held that jobs in central government should be reserved for the OBCs. ये इसकी recommendation थी। This caused violent anti-Mandal protests in different parts of the country. हर जगह जो है बहुत ही ज्यादा violent protests इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर हुए, and the dispute was evident among the supporters and opponents of OBC reservation. तो बहुत लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत लोग थे जो इसको अपोज कर रहे थे। तो ऐसे में इस कंटेंट को, इस डिस्प्यूट को जो है नाम दिया गया मंडल इशू का, राइट। तो ये था मंडल इशू। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो थी अयोध्या में जो डिस्प्यूट हुई, यहाँ पे ड्यू टू द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद एंड राइज ऑफ द हिंदुत्व पॉलिटिक्स की, यहाँ पर जो है a number of events they resulted in demolition of a disputed structure. अब ये नहीं पता था वहां पे मस्जिद था या नहीं था, कि अयोध्या तो जैसे सब जानते हैं श्री राम जी की जन्मभूमि है। तो ये कंटेंशन इसी बात पे था कि यहाँ बाबरी मस्जिद जो है फोर्सफुली बना दिया गया है, मस्जिद को तोड़ा गया, और अब फिलहाल 2019 में ही जो है उसको अलग से जमीन दे दी गई है बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने के लिए, और वहां पे जो है श्री राम जी का मंदिर अब बनाया जा रहा है। तो ये जो बाबरी मस्जिद था, इसको डिमोलिश कर दिया गया था दिसंबर 1992 में। तो इससे भी बहुत ज्यादा, यहीं से जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है बीजेपी की, यहीं से उसका जन्म हुआ था। So this event brought various changes in the politics of our country and it intensified the debates on the nature of Indian nationalism and secularism. तो ये जो debates थे, secularism के debates थे कि अलग अलग रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, सारे डिबेट्स जो है यहीं पे शुरू हुए थे, और यहीं से जो है बीजेपी एज अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी उभर कर आई और पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व को इसने अपनी आइडियोलॉजी बनाया। तो ये थे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स को अगर तुम ब्रेक डाउन करो, लेकिन मेजरली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यही तुम्हें प्रिपेयर करके जाने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है, कोलिशन गवर्नमेंट इज अ बेन और बून। बेन का मतलब होता है वरदान, कि उसके पॉजिटिव साइड क्या है। बून माने अभिशाप, मतलब उसकी negatives क्या है, like we say pros and cons, right? So in other words we can also call it bane or boon. So whether it is a bane or a boon for democracy in India, this is what you need to explain. You need to explain any three arguments in support of your answer. तो 3 argument आप देंगे bane के लिए और 3 argument आप देंगे इसके against. तो पहले देखते हैं कोलिशन गवर्नमेंट को एक boon यानी कि एक वरदान क्यों माना गया है, कि why was it good for our Indian political scenario.
सबसे पहले यहीं पे जो है कोलिशन के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वहीं आपको लिख देने हैं। नंबर 1, पार्टिसिपेशन ऑफ रीजनल पार्टीज। कि रीजनल पार्टीज जो है बहुत बड़े लेवल पे अब नेशनल पॉलिटिक्स में पार्ट लेने लगी। State level parties played a crucial role in the country politics for last 20 years. Therefore, the differences between the state level parties and central parties is decreasing by day. तो ये जो एक demarcation थी कि ये state level party है, ये national level party है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कम हो गई। नेक्स्ट was spirit of adaptation। तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं वो लोग जब साथ आई मिली तो अडेप्ट किया उन्होंने एक दूसरे के आइडियोलॉजी के साथ। कोलिशन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड द फोकस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस, मतलब आइडियोलॉजीज में भेदभाव होना, डिस्टिंक्शन होना, डिफरेंसेस होना, यहां से जो फोकस है वो शिफ्ट होकर आ गया है टू पावर शेयरिंग अकोमोडेशन। कि भाई पावर को शेयर करना है तो हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा, दूसरे के सोच विचारों को भी हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इस तरफ जो है अब फोकस शिफ्ट हो गया है। जैसे कि बीजेपी के केस में अगर देखें, इन बीजेपी केस, even though most parties did not agree with the Hindutva ideology, still they allied with BJP to form a government for a full term। बहुत पार्टीज थी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ नहीं आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन फिर भी पावर शेयरिंग के लिए, पावर शेयरिंग अकोमोडेशन के लिए उन्होंने अलायंस जो है वो फॉर्म किया। The next positive point, the third point which you will write here is that inclined towards one consensus। consensus मतलब एक मत होना, जब सब लोगों के ओपिनियंस मिलकर एक बन जाते हैं उसको हम कंसेंसस कहते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस को छोड़कर फोकस अब जा रहा था टुवर्ड्स कंसेंसस, टुवर्ड्स accommodating each other views। Various radical parties oppose the new economic policies। अब यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज का आप एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन some of them came to support them because they believed that these policies would lead to the country towards prosperity and raise its status all over the world। तो यहाँ पे सबका कंसेंसस हुआ। ये तो हो गया बून। अब ये बेन क्यों है, ये बुरी, ये अभिशाप क्यों है, कोलिशन क्यों बुरा है हमारे पॉलिटिक्स के लिए। नंबर 1, अनस्टेबल गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट हैज इट्स ओन इंटरेस्ट। कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनती है, बहुत सारे अलग अलग पार्टीज आती है एक साथ, बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज को, इंटरेस्ट को लेके आती है, तो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं एंड दे फाइट फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। उनको दूसरे के इंटरेस्ट की नहीं पड़ी होती। तो मान लो किसी कोलिशन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट फॉर्म, कोलिशन पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म भी कर दी, एक किसी पार्टी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, राइट। द गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर बी एबल टू सर्वाइव। तो इट लीड्स टू द ब्रेकअप नॉट ओनली ऑफ वेरियस फ्रंट्स बट ऑल्सो गवर्नमेंट्स एज वेल। तो अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा ये लेके आता है गवर्नमेंट में। दूसरा है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। इसका मतलब अपॉर्चुनिस्ट जो लोग होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। जैसे हमने आयाराम गयाराम के केस में पढ़ा था, डिफेक्शन के केस में पढ़ा था। यहाँ क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स कोलिशन के बेसिस पे बनती है, दे बिकम सेल्फिश एज अपॉर्चुनिस्ट पावर एंड अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियंस एम्फसाइज ऑन देयर सेल्फ। वो कहते हैं भाई हमारी बात सुनो वरना हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। तो जो सेल्फिश पॉलिटिशियंस हैं वो अपना जो है यहाँ से काम साधते हैं। थर्ड इज पोलराइजेशन, मतलब अलग अलग पोल्स में डिवाइड हो जाना, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। The coalition governments are formed on the basis of polarization of political forces। They are widely heterogeneous elements like CPI and BJP, बिल्कुल poles apart दोनों की आइडियोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं कोलिशन गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से जो है पोलराइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है कि बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करना शुरू कर देती हैं। तो ये थे प्रोज एंड कॉन्स कोलिशन गवर्नमेंट के। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच सेज द कंटेम्पररी पार्टी सिस्टम, मतलब जो हाल फिलहाल का पार्टी सिस्टम है, इट इज इक्वेटेड विद द टर्म बीजेपी सिस्टम। पहले हम इसे कांग्रेस सिस्टम कहते थे, लेकिन अब ये रिप्लेस हो गया है बीजेपी सिस्टम से बाय द सोशल साइंटिस्ट्स। With reference to the given statement, discuss the factors responsible for it। तो कैसे ये कांग्रेस सिस्टम से बीजेपी सिस्टम बना, बीजेपी का बेसिकली आपको राइज बताना है इसमें कि कैसे ये पार्टी जो है इतने बड़े लेवल पे सेंटर में आई, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है, क्या क्या फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो बताना है।
So you will begin your answer by saying that it is a fact that contemporary party system is equated with the term BJP system by the social scientists. The factor responsible for it are: number one, the Bharatiya Janata Party led by PM Narendra Modi got an absolute majority in the Lok Sabha elections held in May 2014. And nearly after 30 years in the Indian politics, एक ऐसी strong government उभर के आई जो कि absolute majority के basis पे जीती थी. It was a strong government with an absolute majority was established at the center. It happened after 30 years. इससे पहले कांग्रेस ने बनाई थी इतनी ज्यादा सीट से. द बीजेपी लेड कोalition एनडीए 3, जो 2014 की गवर्नमेंट है उसे हम एनडीए 3 कहते हैं, was largely different from its predecessor coalition. तो कोalition गवर्नमेंट तो नेशनल फ्रंट के टाइम से बनते आ रहे, लेकिन बीजेपी का जो एक कोalition था एनडीए 3, ये अपने प्रीडिसेसर से, मतलब इससे पहले जो पार्टीज आई उनसे कैसे अलग था. प्रीवियस जो कोalitions थे दे वर लेड बाय वन ऑफ द नेशनल पार्टीज. ठीक है, उसमें एक नेशनल पार्टी प्रोमिनेंट, जैसे मान लो कोई एक पार्टी उसमें प्रोमिनेंट होती थी, लेकिन एनडीए कोalition वाज नॉट ओनली स्टीयर्ड बाय अ नेशनल पार्टी, मतलब बीजेपी तो थी ही थी उसमें, उसके अलावा इट वाज आल्सो डोमिनेटेड बाय द बीजेपी. तो सिर्फ इंपॉर्टेंट होना और उसको डोमिनेट करने में बहुत फर्क होता है. तो एनडीए में क्या था, एक नेशनल पार्टी उसको लीड कर रही थी और उसमें डोमिनेट भी कर रही थी विद एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन इन दी लोकसभा. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ सरप्लस मेजोरिटी कोalition. तो इस टर्म को, ये बहुत की टर्म है, इसे जरूर लिखना, सरप्लस मेजोरिटी कोalition, कि जो पार्टी सरप्लस में भी है और डोमिनेट भी कर रही है और लीड भी कर रही है और नेशनल पार्टी भी है, ऐसा ये कोalition था जो कि अपने प्रेडिसेसर से बहुत अलग था. थर्ड पॉइंट जो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे वो ये है कि इन दिस सेंस अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी सीन इन द नेचर ऑफ कोalition पॉलिटिक्स. जहां पहले कोalition पॉलिटिक्स जो था वन पार्टी लेड कोalition था कि एक ही पार्टी लीड करती थी, नाउ इट बिकेम वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition. अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये आप जरूर लिखेंगे, वन पार्टी लेड कोalition टू वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition. 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की अगर बात करें तो दे वंस अगेन ब्रॉट बैक बीजेपी लेड एनडीए. अब इस बार जो एनडीए गवर्नमेंट आई थी 2019 में, उसे हम कहते हैं एनडीए 4, to the center of power by winning more than 350 seats out of 543. तो लोकसभा की 543 सीट्स में से 350 सीट्स जीतकर एनडीए जो थी अगेन बहुत बड़ा जो है लेवल से जीती थी. बीजेपी, सिर्फ बीजेपी के पास 303 सीट्स थी आउट ऑफ दिस 350, द बिगेस्ट नंबर बाय एनी सिंगल पार्टी सिंस 1984, जब कांग्रेस ने इसी तरह इलेक्शंस को स्वीप किया था आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन. तो पूरे देश की जो सिंपैथी थी वो कांग्रेस के साथ थी आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन. तो 84 में जो इलेक्शंस हुए थे वहां इसी तरह कांग्रेस ने इलेक्शंस को स्वीप किया था. तो दिस इज हाउ द बीजेपी हैज रिजन ओवर टाइम. अब टाइम है, ये तो हो गए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नाउ इट्स अ टाइम टू गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं. व्हेन एंड व्हाई वाज द फर्स्ट कोalition फॉर्म्ड? कब और क्यों बना था पहला कोalition गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन कोalition पॉलिटिक्स, कि रीजनल पार्टीज का क्या रोल होता है. what was the Mandal Commission, what was it all about? Long answer type questions may explain the features of coalition politics. And from 1989 to 2004, there have been 9 coalition governments in India. Analyze the rise and fall of any 2 such coalition governments. So, किन्हीं भी 2 का rise और fall आपको यहाँ पे बताना है. So that's it for this video, guys. बहुत सारे important concepts हमने इस वीडियो में cover किए. Not only we did the question answers, we also revised a lot of concepts through this video. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल साबित होगा. So don't forget to like it. लाइक का बटन आप लोग पता नहीं प्रेस करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो. I work so hard for you guys. Like this video, subscribe to my channel if you haven't yet, and share it with everyone that you know of. Thank you guys. Thank you so much for watching this video. This is Gitanjali signing off. See you in my next one. Bye.